हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्या, कार्बनायन का, कार्बनायन का, मुक्त मूलक का स्थायित्व कैसे हम तुलना करते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे एसिड स्ट्रेंथ की या अम्लीय सामर्थ्य की। तो ऐसे अणु जैसे HCl है, ये जलीय विलयन में ऐसे लिखते हैं अपने एक्वस या जलीय विलयन में क्या उत्सर्जित करते हैं, H+। ठीक है, इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है या H+ कहा जाता है। तो ऐसे अणुओं को कहा जाता है अम्ल। क्या कहा जाता है? अम्ल। तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल, जो H+ उत्सर्जित करता है। ठीक है, और जो बच्चों H+ उत्सर्जित करने के बाद बनता है, यह कहलाता है इसका संयुग्मी क्षार, या इसको मैं बोलूंगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार। ठीक है, ये क्या है? अम्ल है, या इसे क्या कहा जाता है? एसिड। ठीक है, तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक अम्ल होते हैं जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं और वियोजन के पश्चात H+ उत्सर्जित करते हैं। जैसे बच्चों HCl हमने उदाहरण लिखा। ठीक है, HClO4 ये भी क्या बनाता है? H+ और ClO4-। ये क्या है? ये अम्ल है, एसिड है। और ये क्या है? ये इसका संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी क्षार या कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, ऐसे किसी भी अम्ल के लिए सामान्य रूप से जिसको हम प्रदर्शित करते हैं HA, तो यह है अम्ल या एसिड है। ये क्या है? अम्ल है या एसिड है। तो ये बनाता है H+ और A-। तो A- इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, या ये A- इसका क्या है? संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी क्षार है। तो बात यह है बच्चों कि बहुत सारे जो अम्ल होते हैं, जो इनऑर्गेनिक अम्ल होते हैं, जैसे HCl जो मैंने लिखा, H2SO4, HClO4, HNO3, ये काफी प्रबल होते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ये 100% वियोजित होते हैं। ठीक है, 100% वियोजन इनका होता है और ये प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो हमारे क्या है? ऑर्गेनिक अम्ल हैं, कार्बनिक अम्ल हैं। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलेट अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों ऐसे जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और क्या बनाते हैं? RC डबल बॉन्ड O- और H+ ये बनाते हैं। और ऐसी अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, ऐसी अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। और कुछ समय के पश्चात यदि बंद कंटेनर में कराई जाए, ठीक है, और बंद बर्तन में कराई जाए और तापक्रम अगर समान रखा जाए, तो ये साम्य स्थापित कर लेते हैं, साम्य स्थापित कर लेते हैं। और हम ये बोलते हैं कि जो अम्ल है, ठीक है, ये जो अम्ल है ये क्या हो रहा है? ये वियोजित तो हो रहा है, वियोजन तो हो रहा है, मगर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो रहा है। ठीक है, पार्शियल हो रहा है, आंशिक वियोजन होता है। तो ऐसे अम्लों का क्या होता है बच्चों? पूर्ण वियोजन नहीं होता है, पूर्ण वियोजन नहीं होता है। ठीक है, आंशिक वियोजन होता है। ठीक है, आंशिक वियोजन होता है। और ऐसे अम्लों के सामर्थ्य को हमें पढ़ना है। अब अम्ल सामर्थ्य का मतलब क्या है? यदि इसका विलयन लिया जाए जल के साथ और इसकी सांद्रता, मोलरता 1 मोल प्रति लीटर ली जाए, तो ऐसे केस में, ठीक है, कितना वियोजित ये हुआ, कितना प्रतिशत ये वियोजित हुआ, या कितना प्रतिशत या कितनी H+ की सांद्रता इसने उत्पन्न की, वही कहलाता है अम्ल सामर्थ्य। ठीक है, या क्या कहते हैं हम इसे? एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ, या क्या कहते हैं हम इसे?
अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य। तो अम्लीय सामर्थ्य क्या है बच्चों? अम्लीय सामर्थ्य, ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य क्या है? अम्लीय सामर्थ्य है कि इसकी कितनी, मतलब ये H+ की कितनी सांद्रता उत्पन्न कर पाएगा यदि शुरुआत में हमने इसे 1 मोल प्रति लीटर लिया, कितना अधिक H+ उत्पन्न कर पाएगा। अगर ये बच्चों H+ अधिक उत्पन्न करेगा तो जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, और इसके लिए जो हम निर्धारित करते हैं साम्य स्थिरांक Ka का मान आएगा RC≡O- की सांद्रता इंटू H+ की सांद्रता अपॉन इसकी सांद्रता, RC≡OH की सांद्रता। तो अम्लीय जो सामर्थ्य है इस समानुपाती होगा H+ की सांद्रता के। जितना ज्यादा H+ बनेगा उतना K भी ज्यादा होगा, तो K की सांद्रता के भी समानुपाती हो गया। और एक और हम इसके लिए बच्चों मैथमेटिकल टर्म लिखते हैं PK, पक्का। तो PK होता है बच्चों माइनस लॉग H+ आयन की सांद्रता, ऐसे लिख सकते हैं, यहां लॉग H+ आयन की सांद्रता की घात -1। ठीक है, यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, 1/H+ आयन की सांद्रता। तो यदि H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो बच्चों PK कम हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जिसका बच्चों PK अधिक होगा उसका K कम होगा, उसका H+ भी कम होगा और उसका अम्लीय सामर्थ्य भी कम होगा। ठीक है, मतलब अगर कम होगा PK तो K बढ़ेगा, H+ भी बढ़ेगा और अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हुई कुछ मुद्दे की बात कि अम्लीय सामर्थ्य आखिर किस पर निर्भर करता है। अम्लीय सामर्थ्य है कि 1 मोल प्रति लीटर यदि हमने कार्बनिक अम्ल लिया और उसने जो भी H+ आयन की सांद्रता उत्पन्न की वही उसका अम्लीय सामर्थ्य है। H+ बढ़ेगा, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा, K बढ़ेगा, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा, और PK अगर कम होगा तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करो। ओके बच्चों, अब हम अगर बात करें दूसरी, तो ये तो बात हुई कि मैथमेटिक्स की भैया H+ ज्यादा है, K ज्यादा है, PK कम है तो अम्लीय सामर्थ्य अधिक है। दूसरी बात यह है कि ये जो अम्ल है इससे बन रहा है संयुग्मी क्षार, और संयुग्मी क्षार जितना अधिक स्थायी होगा उतनी ही अभिक्रिया की अग्र दिशा में जाने की प्रवृत्ति अधिक होगी, और अग्र दिशा में जाने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक होगा। ठीक है, तो जो अम्लीय सामर्थ्य है ये मेन मुद्दा ये है, अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होता है संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के, संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा स्थायी होगा संयुग्मी क्षार उतना ही क्या होगा, अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के बेसिस पर हमको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और कैसे करने हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु जो जुड़ा रहता है, जैसे HF है, ठीक है, HCl है, HBr है और HI है। यहां पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट से, अलग अलग तत्व से या अलग अलग परमाणुओं से, और जो जिनसे ये जुड़ा हुआ है वो एक लाइन से आ रहे हैं, आवर्त सारणी में एक ग्रुप में आ रहे हैं। तो जब हमने इससे H+ निकाला तो संयुग्मी क्षार बनेगा F-, ये बनेगा Cl-, यहां से बनेगा Br-, और यहां से बनेगा I-। ये छोटू एटम है, छोटू एटम, ये बड़ा एटम है, ये बहुत बड़ा एटम है, ये सबसे बड़ा एटम है। तो ऋणावेश जो होता है सबसे अधिक स्थायी होता है जब आकार अधिक होता है परमाणु का या त्रिज्या अधिक होती है। तो जब हम इस दिशा में जाते हैं तो रेडियस या त्रिज्या बढ़ती है, आकार बढ़ता है, और बच्चों ऋणावेश का स्थायित्व भी बढ़ता है। मैं ये बोल सकता हूं कि अगर स्थायित्व बढ़ता है तो एसिड स्ट्रेंथ या अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ता है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु ऐसे तत्वों से जुड़ा है जिसमें हम आवर्त सारणी में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ेगी, ऋणावेश का स्थायित्व बढ़ेगा और अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ेगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम ये हो जाएगा।
ठीक है। वैसे ही देखते हैं हम आवर्त सारणी में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो अगर हम तुलना करें H2O की और H2S की, H2O की और H2S की, ROH की और RSH की, PHOH की और PHSH की, तो हम तुलना कर सकते हैं अम्लीय सामर्थ्य की। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य कम होगा। मैं बोल सकता हूं O से जुड़ा हुआ H और S से जुड़ा हुआ H, तो अम्लीय सामर्थ्य S से जुड़े हुए H का अधिक होगा। ठीक है, वैसे ही बच्चों ऐसे दिया जाए NH3 और PH3, नाइट्रोजन और पापा नाइट्रोजन, तो यहां पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H और फास्फोरस से जुड़ा हुआ H, अम्लीय सामर्थ्य इसका अधिक होगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हम ये बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड बच्चों, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनमें हम अम्लीय सामर्थ्य की तुलना इस प्रकार से करते हैं कि हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास है मीथेन, हमारे पास है अमोनिया, हमारे पास है H2O, हमारे पास है HF। तो यहां पर जब हमने H+ को निकाला तो इससे बनेगा CH3-, इससे बनेगा NH2-, इससे बनेगा OH-, इससे बनेगा F-। ठीक है, तो यहां पर ऋणावेश तो आ रहा है, मगर जब हम इस दिशा में जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। जब हम इस दिशा में जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। यहां कार्बन पर ऋणावेश, नाइट्रोजन पर ऋणावेश, ऑक्सीजन पर और फ्लोरीन पर ऋणावेश है। ठीक है, और अगर हम इस दिशा में जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और माइनस चार्ज का, ऋणावेश का स्थायित्व भी बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें संयुग्मी क्षार ये सबसे अधिक स्थायी है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और अम्लीय सामर्थ्य का क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या था, हम आकार देख रहे थे। ये माइनस चार्ज I पर अधिक स्थायी है क्योंकि इसका आकार अधिक है, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, तो स्थायित्व का क्रम ये हो जाएगा। और संयुग्मी क्षार के स्थायित्व का क्रम है बच्चों, ये संयुग्मी क्षार के स्थायित्व का क्रम ही अम्लीय सामर्थ्य का भी क्रम होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन और है, तो पूछा जा सकता है, इसके नीचे आता है बच्चों सल्फर और इसके नीचे आता है क्लोरीन, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है HCl और H2S में से किसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। तो वही बात है, सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और अम्लीय सामर्थ्य भी क्लोरीन का अधिक होगा, HCl का अधिक होगा। ठीक है, वैसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है, हमारे पास अल्काइन है, हमारे पास अल्कीन है और हमारे पास अल्केन है। इन तीनों में हमें करनी है तुलना। यहां पर इसका संकरण Sp है, इसका संकरण Sp2 है, इसका संकरण Sp3 है। ठीक है, तो जब हम इस दिशा में जाते हैं, तो क्या होता है, प्रतिशत S गुण बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ता है। 1 अल्काइन का अम्लीय सामर्थ्य सबसे अधिक होगा, ये फर्स्ट, ये होगा सेकेंड और ये होगा थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम तुलना कर सकते हैं। बच्चों ये तो बात हुई अम्लीय सामर्थ्य की। अब हम बात करते हैं आगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु जिससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो परमाणु ही समान निकल आता है। जैसे कि ये कुछ अणु मैं आपको दे रहा हूं, इन सभी में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। तो अम्लीय सामर्थ्य में इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि संयुग्मी क्षार का जो स्थायित्व है वो किसमें अधिक है, वो हमें चेक करना है। तो यहां से हमने H+ को निकाला और ये बना लिया CH3, CH2O- और H+।
यहां से हमने H+ को निकाला और ये बना लिया CH3, CH3, O- और H+। हमने H+ को निकाला और ये बना लिया CH3, CH3, O- और H+। ठीक है, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि O-, सब पर है। ना तो हम आवर्त सारणी में टॉप से बॉटम जा रहे हैं, ना लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, परमाणु ही समान आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में हम जो प्रभाव हैं वो लगाते हैं। यहां पर आ रहा ऋण आवेश, मतलब ये कार्ब ऋणायन जैसा ही है, और ऐसे में हम अम्लीय सामर्थ्य का क्रम ठीक है निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे अधिक होगा -M प्रभाव, फिर -H प्रभाव, फिर -I प्रभाव। ये सब ऋणावेश के स्थायित्व को बढ़ाएंगे, अम्लीय सामर्थ्य को भी बढ़ाएंगे, और विषमानुपाती होगा किसके, +M, +H और +I के। तो ये सब ठीक है आवेश को बढ़ाते हैं, ऋणावेश को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, और ये क्या करते हैं, अम्लीय सामर्थ्य को कम कर देते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों होगा -M, फिर होगा -H, मैं यहां पे लिख देता हूं क्रम। तो -M सबसे अधिक, फिर -H प्रभाव, फिर -I प्रभाव, फिर कम करने वाले +M, उससे भी ज्यादा कम करेगा +H, और फिर सबसे ज्यादा कम करेगा +M। तो इस प्रकार से हम अम्लीय सामर्थ्य की करते हैं तुलना। अब जैसे इन तीनों में तुलना करनी है, P में, Q में और R में, तो R से बनने वाला संयुग्मी क्षार जो है ये सब +I लगा रहा है, -2 +I हो जाएगा। ठीक है, ये 2 +I लगा रहे हैं तो उतना ज्यादा नहीं होगा, और इसमें तो केवल एक ही +I लग रहा है। तो अगर मैं तुलना करूं तो इसमें +I सबसे अधिक है और इसका स्थायित्व तो सबसे कम है, इसमें +I सबसे कम है, स्थायित्व तो सबसे अधिक है। तो बच्चों अगर हम तुलना करते हैं अम्लीय सामर्थ्य की तो P सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें +I सबसे कम है, फिर Q और फिर R। ठीक है, तो जैसे जैसे +I बढ़ेगा अम्लीय सामर्थ्य कम होगा क्योंकि विषमानुपाती है। ठीक है, एक बात और बता दूं बच्चों, कभी आपने पढ़ा भी होगा कि प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में अम्लीय सामर्थ्य सबसे अधिक 1 डिग्री अल्कोहल का होता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल का होता है, और फिर 3 डिग्री अल्कोहल का होता है। ठीक है, तो ये क्रम है बच्चों अल्कोहल के अम्लीय सामर्थ्य का, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इनमें अम्लीय सामर्थ्य की करनी है तुलना। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये एच भी मैंने गोला बना के दिया है, इसको निकालना है। ठीक है, अम्ल में क्या करते हैं हम, H+ को निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। सेकेंड क्वेश्चन, एक है हमारे पास CH3 C+OH और दूसरा है CCl3 C+OH। इन दोनों में भी अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। ठीक है, एक हमारे पास ये अणु है और एक हमारे पास ये अणु है। ठीक है, इन दोनों में भी अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, तो यहां पर हमारे पास OH है। चलो OH ये सब बातें अपन बाद में करते हैं। यहां पर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, यहां पर हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है। दोनों में मैंने OH लगा दिया। अब इन दोनों में अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास यहां पर SH है और यहां पर हमारे पास OH है। OH तो चलो ठीक है यार, ये तो कर ही लिया हमने। तो यहां पर हमारे पास OH है और मैंने यहां लगा दिया NO2। ठीक है, और यहां पर मेरे पास OH है। ठीक है, इन दोनों में भी अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, हमारे पास ये अणु है
और हमारे पास ये अणु है, इन दोनों में भी अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इसको रोको वीडियो को, इन क्वेश्चंस को कर लो एक बार, ठीक है, अटेम्प्ट कर लो, फिर हम करते हैं डिस्कस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां से हमने जब H+ निकाला तो ये एनायन बन जाएगा, यहां से जब हम H+ निकालेंगे तो ये ऋणावेश या एनायन बन जाएगा। इसमें है बच्चों 4 पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एरोमेटिक है और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ये अधिक स्थायी है, इसलिए इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो यहां से भी हम H+ निकाल सकते हैं, यहां से भी H+ निकाल सकते हैं। जो CH3 समूह है ये इस पर लगाएगा +I प्रभाव और जो CCl3 समूह है ये इस पर लगाएगा -I प्रभाव और इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहां से हमने H+ निकाला, यहां से H+ निकाला, O पर ऋणावेश आएगा, O पर ऋणावेश आएगा। ठीक है, जो FF समूह है ये लगाएंगे -I, बड़ा -I हो जाएगा। यहां पर CH3 समूह है, ठीक है, ये लगाएंगे +I, बड़ा +I हो जाएगा। तो बच्चों इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। ठीक है, sp2 और ये sp3 कार्बन है। तो sp2 कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, sp3 क्या होगा, +I समूह है। ठीक है, और ये क्या है, -I समूह है अल्कीन, ये क्या है, +I समूह है। तो -I समूह क्या करता है, ठीक है, -I समूह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहां से हम H निकालेंगे, यहां से हम H निकालेंगे, इसमें O पर ऋणावेश आएगा, इसमें भी O पर ऋणावेश आएगा। ये NO2 समूह -I लगाता है और यहां पर तो H है, यहां पे कोई प्रभाव नहीं है, तो -I प्रभाव से अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखो, यहां से हमने H+ निकाला, जो यहां पर ऋणावेश आएगा, एनायन बनेगा, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका जो गुण होगा वो एरोमेटिक होगा। यहां से हमने H+ निकाला, अनुनादित तो ये भी होगा, मगर क्योंकि ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, इस वजह से इसमें क्या होगा, नॉन एरोमेटिक गुण होगा, इसमें क्या होगा, एरोमेटिक गुण होगा और इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा, क्योंकि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्थायी होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक, तो ये ध्यान रखना, एरोमेटिक ऋणावेश अगर आ रहा है तो फिर सबसे अधिक स्थायी, फिर नॉन एरोमेटिक और सबसे कम कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे हमें चेक करना है। वैसे ही बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस तरह से बन सकते हैं, उसमें से मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं फिनॉल और उसके व्युत्पन्न के बारे में। फिनॉल और डेरिवेटिव, इस कंपाउंड का या इस यौगिक का नाम है फिनॉल। ठीक है, इसके और इसके व्युत्पन्न के बारे में हम करना चाहते हैं बातचीत। बच्चों मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि जो फिनॉल है ये ऑर्गेनिक अम्ल की तरह माना जाता है, क्योंकि H+ निकलने के बाद संयुग्मी क्षार जो बनता है ये क्या करता है, ये अनुनादी संरचनाएं बनाता है। इस प्रकार से ये क्या बनाता है, अनुनादी संरचनाएं बनाता है। ठीक है, ऑर्थो पर ऋणावेश, पैरा पर ऋणावेश, इस तरह से। ठीक है, तो कुछ हद तक स्थायित्व तो आ जाता है, क्योंकि जो ऋणावेश है, जो माइनस चार्ज है, वो क्या होता है, वो अनुनादी संरचनाएं बनाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल में हमने पैरा स्थिति पर लगा दिया NO2। ठीक है, पैरा स्थिति पर लगा दिया NO2। ठीक है, ये इसका व्युत्पन्न हो गया फिनॉल का। फिर हमने लगा दिया ऑर्थो स्थिति पर NO2, फिर हमने लगा दिया मेटा स्थिति पर NO2।
तो ये 3 प्रकार के फिनॉल मैंने बनाए और इन तीनों के अम्लीय सामर्थ्य की करनी है बच्चों तुलना। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि पैरा स्थिति पर और ऑर्थो स्थिति पर -m प्रभाव लगता है। तो NO2 जो है -m समूह है, पैरा स्थिति पर -m प्रभाव लगता है, ऑर्थो स्थिति पर भी -m प्रभाव लगता है, लेकिन मेटा स्थिति पर -I प्रभाव लगेगा, केवल प्रेरणिक प्रभाव लगता है। दूसरी बात क्या है बच्चों की, जो ऑर्थो है उसमें एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, मतलब एक अलग प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसमें हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश होता है। इसको द्विध्रुव बोलते हैं या डायपोल बोलते हैं। ठीक है, O पर ऋणावेश और N पर धनावेश आता है और ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसको बोलते हैं H बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध। और इस H बॉन्डिंग की वजह से इस हाइड्रोजन का यहां से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए बच्चों ये आसानी से H+ चला जाता है। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पैरानाइट्रोफिनॉल में अम्लीय सामर्थ्य अधिक होता है किससे? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। और उसका कारण यह है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होता है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, जिसकी वजह से इस H+ का निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ये सेकंड हो जाएगा और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें तो -I है, तो इसके बारे में तो सोचने का मतलब ही नहीं है भाई, खेल तो दोनों में था। -m यहां भी है, -m यहां भी है, और -m या अनुनाद प्रभाव दूरी पर तो निर्भर करते नहीं है, तो इसीलिए यहां पर -m प्रभाव अधिक लगेगा और यहां पर -m प्रभाव कम लगेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, कंप्लीट करो। अब मैं यहां लगा रहा हूं CH3 और यहां पैरा स्थिति पर ही लगा रहा हूं CD3। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य की करनी है तुलना। फिर मैं OH में मेटा स्थिति पर लगा रहा हूं CH3 और मैं मेटा स्थिति पर ही लगा रहा हूं CD3। अम्लीय सामर्थ्य की करनी है तुलना। थर्ड क्वेश्चन, OH में यहां पर मैं लगा रहा हूं CCl3 और यहां पर पैरा स्थिति पर लगा रहा हूं CH3 और मेटा स्थिति पर मैं लगा रहा हूं CCl3। ठीक है, इन तीनों की करनी है तुलना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, OH यहां पर मैं लगा रहा हूं Cl और यहां पर मैं लगा रहा हूं F। इन दोनों में अम्लीय सामर्थ्य की करनी है तुलना। ठीक है, दोनों में करनी है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, OH यहां पर मैं लगा रहा हूं Cl और यहां पर मैं लगा रहा हूं F। इन दोनों में अम्लीय सामर्थ्य की करनी है तुलना। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, यहां पर मैं लगा रहा हूं OH, यहां पर ऑर्थो स्थिति पर F, मेटा स्थिति पर F और पैरा स्थिति पर भी लगा रहा हूं F। इन तीनों में अम्लीय सामर्थ्य की करनी है तुलना। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है और काफी चीजें हम जानते हैं पहले से और चीजें क्लियर होंगी। इन क्वेश्चंस को बच्चों लिख लीजिए आप लोग और कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, एक बार इनको पढ़ लीजिए और इनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, इसमें पहले प्रश्न में देखो आप, CH3 का लगेगा +H और CD3 का भी लगेगा +H। ठीक है, CH3 और CD3 दोनों का लगेगा +H। ठीक है, और CH3 CD3 में से CH3 और CD3 में से +H अधिक होता है CH3 का। किसके सापेक्ष? CD3 के सापेक्ष। ठीक है, तो CH3 का +H अगर अधिक होगा तो इसका, ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। ठीक,
अम्लीय सामर्थ्य विश्वानुपाती है प्लस H के। यहां पे देखें हम CH3 का प्लस H, CD3 का प्लस H, सॉरी प्लस I, क्योंकि मेटा स्थिति पर क्या लगता है, ओनली प्लस I, ठीक है। प्लस I इसका अधिक होगा CD3 का, इसीलिए अम्लीय सामर्थ्य बच्चों इसका अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो CCl3 यदि पैरा स्थिति पर है तो ये माइनस H प्रभाव लगाता है और मेटा स्थिति पर ये लगाता है माइनस I प्रभाव। पैरा स्थिति पर तो कुछ लगाता ही नहीं है, ठीक है। तो पैरा स्थिति पर ये CH3 है तो CH3 प्लस H प्रभाव लगाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पैरा स्थिति पर हमने Cl और F लगा दिया, अब यहां से हमने H प्लस को निकाल लिया, यहां पर ऋणावेश आ जाएगा। यहां पैरा स्थिति पर Cl लगा हुआ है, फिर क्या होगा, इसकी अनुनादी संरचना हम बनाते हैं तो इसकी एक अनुनादी संरचना कुछ इस प्रकार की आएगी। और इस अनुनादी संरचना में क्योंकि क्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक है, क्या है, रिक्त डी कक्षक है, तो यह इसके साथ अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है और इसको हम प्लस M बोलेंगे, सॉरी माइनस M बोलेंगे। क्योंकि क्लोरीन के पास रिक्त कक्षक डी कक्षक है तो ये लोन पेयर इसके रिक्त डी कक्षक के साथ एक पाई बंध बना सकता है, ठीक है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि यहां पर क्लोरीन जिसके पास रिक्त डी कक्षक है माइनस M प्रभाव लगाएगा। लेकिन बच्चों फ्लोरीन में केवल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्ष में इतने इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p5 और डी कक्षक होता नहीं है। और डी कक्षक यदि नहीं होता है तो ये क्या लगाएगा, ये दो प्रभाव लगाएगा F, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो माइनस I और प्लस M दोनों लगाएगा। माइनस I का कारण है विद्युत ऋणात्मकता और प्लस M का कारण है लोन पेयर। और हम जानते हैं कि इन दोनों प्रभावों में से माइनस I प्रभाव हैलोजन्स के लिए अधिक प्रबल होता है। किसी भी हैलोजन के लिए माइनस I और प्लस M प्रभाव में से माइनस I प्रभाव अधिक प्रबल होता है। तो यहां इसका कौन सा प्रभाव लगेगा, माइनस I। क्लोरीन का कौन सा प्रभाव लगेगा, माइनस I। और क्या लगेगा, माइनस M भी लगेगा। और माइनस M का कारण यह है कि क्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित है जिसमें यह लोन पेयर अनुनाद प्रदर्शित कर सकता है और ऐसी संरचना बना सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अम्लीय सामर्थ्य क्लोरीन का अधिक होगा। लेकिन जब ये मेटा स्थिति पर लगे होंगे तब केवल और केवल माइनस I प्रभाव लगेगा, M प्रभाव के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। और माइनस I प्रभाव F का अधिक होता है, इसलिए यह क्रम आएगा जब F और Cl मेटा स्थिति पर लगे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, जब एक ही हैलोजन समूह तीनों स्थितियों पर लगा हो, ऑर्थोमेटा पैरा पर F हो या ऑर्थोमेटा पैरा पर Cl हो या ऑर्थोमेटा पैरा पर Br हो, तो हमें केवल माइनस I प्रभाव से उत्तर देना है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर है, अपवाद है, आप कैसे भी इसको समझें। और ऐसे में ऑर्थो वाले का आ जाएगा फर्स्ट, मेटा वाले का आ जाएगा सेकेंड और पैरा वाले का आ जाएगा थर्ड। इस प्रकार से हमें करना है। क्लोरीन अगर पैरा स्थिति पर है तो ध्यान रखना रिक्त डी कक्षक के कारण माइनस M प्रभाव भी प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए बच्चों कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखो छोड़ कैसे दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन तो मैंने कराने ही कराने हैं। OH यहां पर मैंने लगा दिया 3 NO2, एक NO2 ये है, एक NO2 यहां है, एक NO2 यहां है, 3 NO2, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, 2 NO2 लगा देते हैं, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। फिर एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम, केवल एक NO2 लगा देते हैं, ठीक है। इन तीनों के लिए अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कीजिए, ठीक है। फिर बच्चों मैं बात करता हूं बेंजोइक अम्ल एवं व्युत्पन्न की। बेंजोइक एसिड
या बेंजोइक अम्ल एवं व्युत्पन्न। बेंजोइक अम्ल जो है इस प्रकार की संरचना है, COH बेंजोइक एसिड जो है ये जुड़ा हुआ है बेंजीन से, ठीक है, इस प्रकार से। और यहां पर अगर अपन देखें तो ये फिनॉल के सापेक्ष अधिक प्रबल अम्ल होता भी है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये जो अम्ल है इसका संयुग्मी क्षार अधिक स्थायी है। अधिक स्थायी क्यों है? क्योंकि ये समान अनुनादी संरचनाएं बनाता है। ये दोनों अनुनादी संरचनाएं समान हैं, ठीक है। तो इसमें फिनॉल के सापेक्ष अधिक अम्लीय सामर्थ्य होता है और इसके व्युत्पन्न की भी हम करेंगे बात, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने ऊपर वाला क्वेश्चन सोच लिया होगा। और यहां पर अगर आप देखोगे यदि 3-3 NO2 है, 3-3 NO2 है तो -M यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा और इसका अम्लीय सामर्थ्य बच्चों सबसे अधिक होगा, ठीक है। इसके बाद देखें 2 NO2 है और तोर पैरा पर तो -I यहां लगेगा, यहां भी लगेगा तो इसका सेकंड नंबर पर होगा, ठीक है। पैरा में एक ही NO2 होगा तो -M यहां पर एक ही लगेगा और थर्ड नंबर पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा -M होगा उतना अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक होगा। और बच्चों इसमें बेंजोइक अम्ल में भी हम इसी प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, लेकिन बेंजोइक अम्ल में अच्छी बात तो हमने देख ली कि इसमें समान अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अब मैं करूंगा गंदी बात, गंदी बात नहीं, वो वाली बात नहीं। इसमें मैं इसकी अनुनादी संरचना पाईबंद की इस पाईबंद के साथ बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर इस अनुनादी संरचना को बनाने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये अनुनादी संरचना कम स्थायी है, तो स्थायित्व तो इसका कम है, ठीक है। क्यों कम है? इसका स्थायित्व तो कम है, उसका कारण यह है कि इसमें पहले तो केवल एक ऋणावेश था, अब 2 आ गए और एक धनावेश भी आ गया। तो जब ये बच्चों आपस में अनुनाद करें तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आवेश वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये बेंजीन के साथ अनुनाद करे तो मर गए। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश में वृद्धि हो रही है, मर गए। इसीलिए ये अस्थाई या ये बोल सकते हैं कम स्थायी अनुनादी संरचना है और इस वजह से बेंजोइक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य फॉर्मिक अम्ल से कम हो जाता है। ये भी एक फैक्ट है, फॉर्मिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद होता है बेंजोइक एसिड का, ठीक है, या बेंजोइक अम्ल का, और सबसे कम होता है एसिटिक एसिड का या एसिटिक अम्ल का, ठीक है। तो ये क्रम होता है अम्लीय सामर्थ्य का, ठीक है। तो अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन और करवा रहा हूं, ये फैक्ट की तरह ध्यान रखना। आपको समझ में आ गया होगा कि जो मिथाइल समूह है वो तो +I लगाता है, तो उसका तो कम होना ही था। इससे ये बेंजोइक अम्ल कम क्यों हो गया? क्योंकि अनुनादी संरचना ऐसी बनी जिसने स्थायित्व की ढक्की चिकी कर दी, कम कर दिया, ठीक है, कम कर दिया। इस वजह से बेंजोइक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य फॉर्मिक एसिड से कम आता है। और बच्चों इस पर हम करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 अणु हैं, इनके लिए अम्लीय सामर्थ्य की करनी है तुलना करनी है, ठीक है। एक बार मैं बच्चों पैरा पर NO2 लगाता हूं और एक बार मैं NO2 लगाता हूं मेटा पर। इन दोनों में अम्लीय सामर्थ्य की करनी है तुलना, ठीक है, तुलना करनी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बनाया, बेंजीन से मैंने जोड़ दिया CCl3, ठीक है, ये ले लिया और यहां पर मैंने मेटा स्थिति पर भी CCl3 लगा दिया। इन दोनों के लिए अम्लीय सामर्थ्य की करनी है तुलना, ठीक है। फिर COH मैंने लिया और इसको मैंने यहां पर
Cl लगा दिया और मैंने यहां पर F लगा दिया। इन दोनों में तुलना करनी है अम्लीय सामर्थ्य की, ठीक है। देन 5वें क्वेश्चन में मैं मेटा स्थिति पर लगा रहा हूं F और मेटा स्थिति पर लगा रहा हूं Cl। इन दोनों में तुलना करनी है अम्लीय सामर्थ्य की, ठीक है। तो बच्चों ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इसको करो। फिर हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है क्या, SIR इफेक्ट। इसको कंप्लीट करो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर हमारे पास है CH3 और यहां पर क्या है, CH3 मेटा पर। तो मेटा पर लगता है +I और पैरा पर लगता है +H, ठीक है। तो +I प्रभाव से +H प्रभाव अधिक प्रभावी होता है और मैं ये बोलूंगा कि इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा, ठीक है। इसमें देखें NO2 जो समूह है पैरा स्थिति पर है और पैरा स्थिति पर ये लगाता है -M और मेटा स्थिति पर लगाता है -I। तो -M की वजह से क्या होगा, अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा, ठीक है। यहां पर देखें हम पैरा स्थिति पर CCl3, मेटा स्थिति पर CCl3, तो यहां लगाता है ये -H प्रभाव और मेटा स्थिति पर लगाता है -I प्रभाव और इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा, ठीक है। क्लोरीन के लिए अगर अपन करें बात तो रखना याद, क्लोरीन में होता है रिक्त कक्षक D और ये -M प्रभाव लगाएगा पैरा स्थिति पर और ये क्या लगाएगा, -I प्रभाव और इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, F और Cl है मेटा स्थिति पर, इसका -I लगेगा ज्यादा, इसका -I लगेगा कम। मेटा पर केवल प्रेरणिक प्रभाव लगता है और इसीलिए इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। एक पॉइंट और इसमें बचता है जिसको हम बोलेंगे SIR इफेक्ट। क्या बोलेंगे, SIR इफेक्ट। और SIR इफेक्ट का मतलब है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो अनुनाद का न हो पाना, किसकी वजह से ना हो पाना, त्रिविम बाधा की वजह से, ठीक है। त्रिविम बाधा की वजह से अनुनाद का न हो पाना क्या कहलाता है, स्टेरिक मतलब त्रिविम, इनहिबिशन मतलब नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, अनुनाद, ठीक है। लेकिन बच्चों ये इंग्लिश वर्ड है तो ऐसे ही याद रखेंगे, सर इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, सर इफेक्ट, ठीक है। जैसे बच्चों हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो बेंजोइक अम्ल है इसमें यदि हम यहां से H निकाल देते हैं, ठीक है, H निकाल देते हैं तो क्या होगा, इसमें बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, और क्या बन जाएगा H प्लस, ठीक है। और ये आपस में अनुनादी संरचना बनाते हैं। हम यही चाहते हैं कि आपस में अनुनादी संरचना बनाएं, ठीक है। और बच्चों अगर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड अनुनादी संरचना बनाते हैं तो यहां प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ये कम स्थायी अनुनादी संरचना बन जाती है, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे कोई बड़ा ग्रुप लगा दिया, ये अल्काइल समूह मैंने लगा दिया यहां पे, ठीक है, यहां पे मैंने कोई अल्काइल समूह लगा दिया, यहां पे मैंने कोई अल्काइल समूह लगा दिया, तो क्या होगा, इस अल्काइल समूह के कारण, इस अल्काइल समूह के कारण इन दोनों में होगा प्रतिकर्षण, ठीक है, इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा और इस प्रतिकर्षण की वजह से, क्योंकि ये बच्चों इस तल में है तो इससे दूरी इसकी कम है, ये क्या होगा, घूम जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तल से ये घूम जाएगा और इस घूमने के कारण क्या होगा, ये असमतलीय हो जाएगा, ठीक है, नॉन प्लेनर हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है, नॉन प्लेनर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये अपने तल से घूम जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसे थे, दो ग्रुप ऐसे थे, प्लेन में थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ तल में थे। अब क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ तो एक ग्रुप ऐसा आ गया, ठीक है, घूम गया, लंबवत हो गया। पहले ये इस तरह से थे, अब घूम के ऐसे हो गए, तो इन दोनों में दूरी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से घूर्णन होने पर दूरी बढ़ जाएगी और दूरी बढ़ेगी तो जो प्रतिकर्षण है,
प्रतिकर्षण है वो कम हो जाएगा, और प्रतिकर्षण कम हो जाएगा तो जो स्थायित्व है वो बढ़ जाएगा। तो दूरी बढ़ेगी, प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। यही मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर यहां पे ग्रुप जो है, यहां पर जो ग्रुप है, इनमें अगर प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण की वजह से ये अनुनादी संरचनाएं तो आपस में बनेंगी, लेकिन जो ये संरचना बन रही थी, ये संरचना बच्चों नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि ये हो गया लंबवत। अब ये बेंजीन का तल अलग, बोर्ड का तल, इसका तल अलग, ये लंबवत, तो आपस में तो वो क्या है, अभी भी समतलीय अनुनाद कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन के साथ इसका संपर्क खत्म हो गया, बेंजीन के साथ अनुनाद नहीं कर पाएगा, और बेंजीन के साथ यदि अनुनाद नहीं कर पाएगा तो ऐसी अनुनादी संरचना नहीं बन पाएगी, और नहीं बन पाएगी तो स्थायित्व बढ़ जाएगा, और स्थायित्व बढ़ जाएगा इसका तो अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं सर इफेक्ट। क्या कहते हैं? सर इफेक्ट। मतलब अगर ऑर्थो स्थिति पर कोई समूह लगा है तो वो मेटा एवं पैरा के सापेक्ष, ठीक है, ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल, ठीक है, ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल मेटा एवं पैरा के सापेक्ष, मेटा एवं पैरा के सापेक्ष अधिक प्रबल अम्ल होगा, अधिक प्रबल अम्ल होगा। यह महत्वपूर्ण बात है, अधिक प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। और इसका कारण क्या है? सर इफेक्ट। इसका कारण क्या है? सर इफेक्ट, ठीक है। इसको बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर ऑर्थो स्थिति पर, ये भी ऑर्थो स्थिति है और ये भी ऑर्थो स्थिति है, ठीक है। यहां पर बच्चों हाइड्रोजन है, यहां पे हमने मिथाइल लगा दिया। ये क्या है? सुमो ग्रुप है, मोटू ग्रुप है। ये इसकी गर्दन मरोड़ देगा और H+ को बाहर निकाल देगा, और इसीलिए यह अधिक अम्लीय सामर्थ्य होगा। मेटा स्थिति पर या पैरा स्थिति पर यह प्रभाव नहीं लगेगा, क्योंकि ये दूर है। यहां पर हम मिथाइल लगाते या यहां मिथाइल लगाते, दूर होता तो ये SIR इफेक्ट नहीं लगता, ठीक है। लेकिन कहां लगता है? केवल ऑर्थो स्थिति पर ही लगता है, और इस वजह से अम्लीय सामर्थ्य ऑर्थो प्रतिस्थापित का मेटा एवं पैरा के सापेक्ष अधिक होता है, ठीक है। ऐसे याद रखना, ये मोटू ग्रुप इसकी गर्दन घुमा के H+ को निकाल देता है, अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ये SIR प्रभाव पर ही बेस्ड हैं। ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, और यहां पर ऑर्थो स्थिति पर ये मोटू ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, यहां पर मैंने COOH लगा दिया, यहां पर CH3 लगा दिया, और यहां पर साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तीसरा प्रश्न, यहां COH लगा दिया और यहां पर मैंने लगा दिया CCl3, और यहां पर मैंने मेटा पर लगा दिया CCl3, और पैरा पर भी लगा देता हूं CCl3, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। COH ग्रुप मैंने लगा दिया, ठीक है। यहां पर मैं लगा देता हूं, ठीक है, मोटू ग्रुप। एक काम करते हैं बच्चों, यहां CH3 लगाते हैं, ठीक है, मेटा पे CH3 लगाते हैं, और पैरा पे CH3 लगाते हैं। अब इन 4-5 क्वेश्चंस को आप कर लो, ठीक है, मेरे ख्याल से काफी है। फिर हम क्षारीय सामर्थ्य के बारे में करेंगे बातचीत। इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में SIR प्रभाव, ठीक है, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में ये छोटा ग्रुप है, इसमें कम होगा, और ये बड़ा ग्रुप है, इसमें ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा बड़ा मूसली है, ठीक है, ज्यादा बड़ा पहलवान है, गर्दन मरोड़ के H+ निकाल देगा, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाएगा, ठीक है।
इसमें देखें CH3 और ये भैंसिया है, इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। ठीक है, इसमें देखो ये भैंसा इसके पास में है तो इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा, इसमें SiR प्रभाव लगा देंगे। इसमें सामान्य प्रभाव लगेगा, इसमें -I लगेगा, इसमें -H लगेगा। -H प्रबल है, -I दुर्बल है। ठीक है, तो जो प्रबल होगा और वो भी इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रभाव होगा तो अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देगा। ठीक है, यहां देखो ये भैंसा पास में आ गया तो SiR प्रभाव इसमें लगेगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसमें देखो मेटा स्थिति पर +I लगेगा, पैरा स्थिति पर +H लगेगा। +H प्रभाव प्रबल है मगर ये इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव है, डोनर है, और इसीलिए ये थर्ड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान रखना बस किसी भी हालत में -M फिर -H फिर -I, ये क्रम ध्यान रखना, फिर +I फिर +H फिर +M। ठीक है, ये क्रम ध्यान रखना। और एरोमेटिक सबसे अधिक स्थायी संयुग्मी क्षार, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना भैंसा पास में अगर है ऑर्थो तो इसकी गर्दन मरोड़ के H+ निकाल देता है, अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देता है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम क्षारीय सामर्थ्य पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।